तो हम लोग आज करने वाले हैं पीटी 365, जिसमें कि हम लोग पॉलिटी का इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, ये अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक का है। तो VNIS का ये होता है। तो आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं 2024 में, तो आपको ये पढ़ना जरूरी है। तो चलिए पहले टॉपिक देखते हैं क्या है। तो ये देखिए, संविधान से संबंधित मुद्दे हैं, जो कि मूल ढांचे का सिद्धांत, जिला न्याय और न्यायालयों का स्वतंत्रता और मूल ढांचा, और उसमें 370 का निरसन, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 का क्या है, और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन, व्यक्तित्व का अधिकार, और हेट स्पीच है, और उपासना स्थल अधिनियम 1991 का ये है। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां जो रहेंगे वो है। उसके बाद दूसरा टॉपिक रहेगा संसद, राज्य, विधान मंडली, स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में रहेगा, जो कि अविश्वास प्रस्ताव, कानून निर्माताओं के संसदीय विशेषाधिकार, विधि निर्माताओं का निष्कासन, दल बदल विरोधी कानून, और राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो देखेंगे ऐसे ही है। देखिए, फिर उसके बाद केंद्र और राज्य यानी सेंट्रल और स्टेट रिलेशनशिप आएगा। उसके बाद जुडिशरी आएगा। उसके बाद इलेक्शंस आएंगे, और नेक्स्ट फिर आएगा इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन जो भी रहेंगे इसमें अधिनियम। और उसके बाद 7वां पॉइंट रहेगा सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण संवैधानिक संविधि या कार्यकारी निकाय, और फिर लास्ट में रहेगा शासन के महत्वपूर्ण कुछ पहलू। तो चलिए हम लोग पहले शुरुआत करते हैं पहला से। तो देखिए, टॉपिक इसमें क्या आता है कि संविधान से संबंधित मुद्दे, इसमें मूल ढांचे का सिद्धांत है। तो सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में ऐतिहासिक केशवानंद भारती निर्णय 1973 के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। इस बाद से जुड़े निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल ढांचे को सिद्धांत के प्रतिपादित किया गया था। देखिए, कुछ भी अगर 50 वर्ष 40 वर्ष कुछ ऐसा होता है तो वो बहुत ही उसमें आता है, सुर्खियों में रहता है। तो इस बार हुआ है 2023 में, तो क्वेश्चन आ सकता है 2024 में। केशवानंद भारतीय वाद 1973, यह वाद केरल सरकार के विरुद्ध दायर एक याचिका से संबंधित था। केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 के तहत केरल सरकार द्वारा जमींदारों और मठों के पास मौजूद भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार के इस निर्णय को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में चुनौती दी गई थी। इस याचिका में राज्य सरकार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 31 में निहित मूल अधिकारों एफआर एफआर मतलब होता है फंडामेंटल राइट के अतिक्रमण का आरोप लगाया गया था। इस वाद की सुनवाई 13 न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा की गई थी। यह सुप्रीम कोर्ट में गठित अब तक की सबसे बड़ी पीठ है। जो ये 13 है, ये इसके पहले 11 हुआ था। इस वाद से जुड़े कुछ मुख्य प्रावधान है, जैसे कि मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में 24वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा था। साथ ही यह निर्णय दिया था कि संसद को संविधान के किसी भी मूल प्रावधानों को संशोधित कर प्राप्त था। देखिए, अभी मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, और जहां तक हो सके तहां तक आप स्किप करते चलिएगा, ठीक है? तो बढ़ा लीजिएगा वीडियो आगे।
ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। तो आशा करता हूँ कि जहाँ तक कोई आप इसको इसके ऊपर दिए होंगे। चलिए तो ये देखते हैं, बशर्ते संशोधन द्वारा संविधान की मूलभूत विशेषताओं या मूल सिद्धांतों में परिवर्तन या उनकी क्षति अथवा लोप नहीं होना चाहिए। इसमें पहले गोलकनाथवाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि संविधान के तहत गारंटीकृत मूल अधिकारों को संविधान संशोधन द्वारा निरस्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। लेकिन देखिए इसमें क्या हुआ कि ये कौन सा केस है, केशवानंद भारती, तो इसमें कह दिया कि कोई भी संशोधन कर सकता है लेकिन संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो पूछा गया कि कौन सा मूल ढांचा क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब वो समय आने बताया जाएगा, जो जो आप चेंज करेंगे तो उस पर बताया जाएगा कि मूल ढांचा आखिर में है क्या। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई मूल अधिकार वाला ही हटाना चाहा कि इसको आप भाग 3 को हटा दें, तो वो एक मूल ढांचा है। तो संविधान को बहुत ही अलग अलग तरीके से चेंज करने को बताया गया है कि वो अपने अधिकार से बताया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट बताएगा इसको। अब देखेंगे यहाँ पे कि ए.के. गोपालन ये वाद 1950 का है। उसके बाद 1951 का शंकरी प्रसाद वाद, उसके बाद 1965 में सज्जन सिंह, 1967 में गोलकनाथ वाद, 1971 में फिर ये कौन सा है, नागरिकों के मौलिक अधिकार सीमित संसद अधिनियम के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। फिर 1973 में केशवानंद भारती वाद आया था। देखिए सब डेट याद रखिए, क्वेश्चन ऐसे भी डायरेक्ट भी आते हैं, ठीक है। देखा ही होगा अगर आपने दिया होगा तो 1967 में गोलकनाथ वाद में बोला गया था दो चीजें, क्योंकि अनुच्छेद 368 ने संसद को संशोधन की शक्ति प्रदान नहीं की है और संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें क्या कह रहा है, तुरंत वही चीज में 1971 के बाद में संसद संविधान में किसी भाग में संशोधन कर सकती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कौन से संशोधन में कहा था कि संशोधन में कि संसद संशोधन कर सकती है, तो ये कहा गया था 1971, यानी केशवानंद भारती में 1973 वाले में जो आ जाएगा। आगे देखिए कि न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की शक्ति। कोर्ट ने निर्णय दिया कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। अन्य निर्णय, तो सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति को कम करने वाले हिस्सों को छोड़कर 25वें और 29वें संविधान संशोधन के अन्य भाग की वैधता को बनाए रखा और साथ ही यह भी कहा कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। मूल ढांचे के सिद्धांत के बारे में, तो मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुसार संविधान में कुछ ऐसी मूलभूत विशेषताएं विद्यमान हैं जिन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान में कहीं भी मूल ढांचा पद का उल्लेख नहीं किया गया है। मूल ढांचे के सिद्धांत का महत्व देखिए, तो यह संसद की शक्ति को उचित रूप से नियंत्रित करता है और इस संविधान को जीवन दस्तावेज बना रहा है। उसके बाद कानून शासन शक्तियों का पृथककरण जैसे कि कई सिद्धांतों को मूल ढांचे में शामिल किया गया और ये भारत में संवैधानिक कानून का आधार बन गए। यह सुनिश्चित करना है कि संविधान का संघीय ढांचा कमजोर न हो। उसके बाद यह संविधान की व्याख्या करते समय भारतीय न्यायपालिका के दृष्टिकोण को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखेंगे यहाँ मूल ढांचे सिद्धांत जो वर्तमान में मूल ढांचे का भाग है, जैसे कि भारत की संप्रभुता, तो ये परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, उसके बाद कल्याणकारी राज्य का निर्माण जो कि डीपीएसपी में होता है, और संविधान की सर्वोच्चता, गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार का पंथ निरपेक्ष और संघीय स्वरूप, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण रहना चाहिए और राष्ट्र की एकता और अखंडता, न्यायिक समीक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य व संतुलन आदि। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के केशवानंद भारती वाद में कहा यही चीज कि मूल ढांचे कभी बदलने नहीं चाहिए, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो उसमें भारत की संप्रभुता, तो भारत की संप्रभुता को नहीं कर सकते हैं। नागरिकों के व्यक्ति सुरक्षा, जैसे कि मैंने बताया था ना कि अभी मौलिक अधिकार को हटा दें, कल्याणकारी यानी कि जो डीपीएसपी में कहा गया वो चीज हटा दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। संविधान की सुरक्षता को, यानी कि जो पहले संविधान की सुरक्षा के जगह मान लीजिए कि अगर मोदी साहब ने चाहा तो कहा कि अब प्रधानमंत्री सबसे सर्वोच्च रहेगा, संविधान उसके नीचे रहेगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार, तो आज से बोल दिया गया यहाँ पे कि अब डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही चलेगा, ये हटा दिया जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। और संविधान पंथ निरपेक्ष और संघीय स्वरूप है, तो ये भी इसको बनाए रखना है। और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच से शक्तियों का पृथक्करण यानी अलगाववाद भी रहेगा। मतलब अब कभी ऐसा कहा गया कि कार्यपालिका के अंतर्गत न्यायपालिका और विधायिका रहेगा, तो ऐसा भी नहीं किया जाएगा, इन सबको अलग अलग रखा जाएगा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाकर रखना है इसको। उसके बाद न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी देना रहेगा, यानी कि ये जो अभी हम लोग देखा ना क्या था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू,
तो इसका भी अधिकार रहना चाहिए। उसके बाद मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देश तत्वों के बीच सामंजस्य का संतुलन बना के रखना चाहिए। तो मौलिक अधिकार और डीपीएसपी दोनों को सामंजस्य बना के रखना है, इसमें भी अलग अलग नहीं करना है। तो इसको भी ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। तो इतना सब चीजों को और भी जो भी अगर कुछ छूटा रहेगा तो उसको चेंज नहीं करना है, बाकी कुछ भी संशोधन करिए। तो ये कहा गया था 1973 के केशवानंद भारती मामले में। चलिए उसी के रिलेटेड दूसरा देखिए, जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता मूल ढांचा क्या है। तो सुर्खियों में क्यों है, सुप्रीम कोर्ट यानी एससी को बोलते हैं, ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ वाद में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता भी संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। अन्य संबंधित तथ्य देखिए, कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाते हुए न्यायपालिका से संबंधित कुछ सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है। इनमें शामिल है जिला न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवा शर्तों के मामले में देश भर में एक रूपता बनाए रखी जानी चाहिए। शक्तियों का पृथक्करण जहाँ पे आए तो समझ जाइए कि उसको अलग करने का बात कर रहा है। तो शक्तियों का पृथक्करण यानी अलगाववाद। तो न्यायपालिका के पदाधिकारियों को विधायिका और कार्यपालिका के कर्मचारियों से अलग माना जाना चाहिए। पद नाम और सेवा शर्तों में एक रूपता क्या है, यह है। तो एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ है कि एक राज्य के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें अन्य राज्यों में समान पद पर नियुक्त न्यायाधीशों की सेवा शर्तों की समान होनी चाहिए। जिला न्यायाधीश जिले में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायपालिका का संगठनात्मक ढांचा, अधिकारिता और नामकरण राज्य निर्धारित करते हैं। इस कारण से जिला न्यायालयों की स्थिति एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग हो सकती है। जिला न्यायालय मुख्यतः त्रिस्तरीय ढांचे पर आधारित है। इसको इंफोग्राफिक देखें बोले तो यहाँ पे तो हाई कोर्ट इसके नीचे जिला एवं सत्र न्यायालय, तो इसमें देखेंगे एक सिविल या दीवानी में मामले और एक क्रिमिनल यानी फौजदारी मामले होते हैं। अगर आपने इतिहास में पढ़ा होगा तो ये सभी मामले तभी चले आ रहे थे। तो देखिए दीवानी मामले में क्या क्या होता है, तो अधीनस्थ न्यायालय होता है और मुंसिफ कोर्ट होता है। और फौजदारी यानी क्रिमिनल वाले में तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत होता है और न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। इसमें देखिए इसमें दहेज प्रथा है, इसमें मर्डर वगैरह कर रहा है क्रिमिनल जो रहते हैं, और इसमें चोरी डकैती और ये कोई बाइक चोरी हो गया और जमीन से मामले विवाद होते हैं, सिविल मामले होते हैं। अब क्रिमिनल में फौजदारी आते हैं सब, तो मर्डर वगैरह केस जो होते हैं उसमें होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 370 का निरसन क्या है, और 370 में बहुत चर्चे में भी था। तो सुर्खियों में क्यों है, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। गौरतलब है कि 2019 में केंद्र सरकार ने 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष दर्जे की स्थिति को समाप्त कर दिया था। अन्य संबंधित तथ्य देखिए, तो 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने संविधान यानी जम्मू कश्मीर पर लागू आदेश 2019 की जारी किया गया था। इस आदेश में कहा गया था कि भारतीय संविधान के प्रावधान बिना किसी अपवाद के जम्मू और कश्मीर में भी लागू होंगे। और इसके अलावा संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को भी पारित कर लागू किया था। इसके तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को निम्नलिखित 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। याचिकाकर्ताओं ने संघ की इस कार्रवाई की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देखिए क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2019 में जारी राष्ट्रपति की घोषणा को बरकरार रखते हुए कहा कि 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बाद उसकी स्वयं की कोई संप्रभुता नहीं रह गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 370 संविधान में एक अस्थायी व संक्रमणकालीन प्रावधान था। कोर्ट ने कहा कि संसद किसी भी राज्य से उसका कोई राज्य क्षेत्र अलग करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य से किसी क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को आपस में मिलाकर या किसी भी राज्य क्षेत्र को किसी भी राज्य के हिस्से में मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। संविधान के अनुच्छेद 3 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार अनुच्छेद 3A में प्रयुक्त शब्द राज्य में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने SR बोम्मई मामले पर दिए गए अपने फैसले को भी दोहराया। उसने कहा कि राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति की कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। अनुच्छेद 370 एक ऐतिहासिक परिदृश्य क्या था, तो विलय पत्र अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह ने IOA पर हस्ताक्षर किए। इस IOA मतलब देखिए यहाँ पर है, विलय पत्र बोलते हैं इसको। इस विलय पत्र के माध्यम से वह अपने राज्य को भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल करने के लिए सहमत हुए थे।
जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और तब अनुच्छेद 370 को संविधान के भाग 21 में जोड़ा गया था। भाग 21 का शीर्षक है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अनुच्छेद 370 रक्षा, विदेश मामले, वित्त और संचार को छोड़कर अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिए संसद को राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता थी। जब 370 था तब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A क्या था? देखिए 35A बार-बार 35 आता है, 35A के बारे में कोई जान नहीं पाता है, तो क्या था 35A में देख लीजिए। यह अनुच्छेद 370 से ही उत्पन्न हुआ था। अनुच्छेद 35A में जम्मू कश्मीर राज्य के अस्थायी निवासियों तथा उनके विशेष अधिकारों और उन्हें मिलने वाली विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया गया था। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का मूल अधिकार और उनकी सुविधाएं इसमें था 35A में, ठीक है। अनुच्छेद 3 क्या है? तो यह प्रावधान करता है कि संसद कानून द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और मौजूदा राज्य क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद के पहले हिस्से में कहा गया है कि उपयुक्त कानून के लिए किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाएगा और यदि विधेयक किसी राज्य के राज्य क्षेत्र, सीमा या नाम से को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल के विचार के लिए उसे भेजा जाना चाहिए। चलिए अब देखिए थर्ड नंबर क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 क्या बिल आया था, ये देखिए सुर्खियों में क्यों है। तो देखेंगे आगे हाल ही में संसद द्वारा पारित किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार NCTT संशोधन विधेयक 2023 को राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त हो गया है। अब यह विधेयक अधिनियम बन गया है। तो NCTD क्या है देख सकते हैं यहाँ पर। NCTD मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण NCCSA, इस अधिनियम में NCCSA के गठन का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य सेवाओं से संबंधित कुछ मामलों जैसे ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस एवं अन्य महत्वपूर्ण मामले पर दिल्ली के LG को सिफारिशें करना है। NCCSA के सभी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर मिल जाएंगे। दिल्ली में प्रधान गृह सचिव और मुख्य सचिव दोनों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। LG की शक्तियां क्या है देखिए। तो ऐसे मामले में जिनमें LG पूर्णतः अपने विवेक से कार्य कर सकता है निम्नलिखित, जैसे कि ऐसे मामले जो दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता से बाहर है किंतु उन्हें LG को सौंपा गया है, या ऐसे मामले जहां LG को कोई न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने की आवश्यकता होती है। LG को प्रमुखता। यह कानून LG के विवेकाधिकार का विस्तार करता है और इसके तहत वह NCCSA की सिफारिशों को स्वीकार कर सकता है या उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। LG और NCCSA के बीच मतभेद होने की स्थिति में LG का निर्णय अंतिम होगा। मंत्रियों द्वारा मामलों का निपटान। कुछ विशेष मामलों में आदेश जारी करने से पहले दिल्ली सरकार के मंत्रियों को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के माध्यम से उन मामलों को LG की राय हेतु उसके समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ये मामले निम्नलिखित से संबंधित हो सकते हैं। दिल्ली में शांति व्यवस्था, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट या अन्य राज्य सरकारों के बीच संबंध, विधानसभा सत्र को बुलाना, सत्रावसान एवं विघटन। तो ऐसे मामले जिन पर LG को अपने विवेकाधिकार से आदेश देना है। NCT यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दिल्ली की शासन व्यवस्था, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वर्गीकरण। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत दिल्ली को एक UT के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ध्यातव्य है कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत किया गया है। इस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि UT का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा किया जाएगा। विशेष दर्जा क्या है? तो विशेष दर्जा एस बालकृष्णन समिति की सिफारिशों के बाद 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। साथ ही इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया गया था। इस संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239A को जोड़ा गया और दिल्ली को विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद से युक्त एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
उपराज्यपाल यानी एलजी को दिल्ली के प्रशासक के रूप में नामित किया गया। वह दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श से कार्य करता है। दिल्ली विधानसभा की शक्तियां क्या हैं? तो दिल्ली विधानसभा के पास पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। देखिए, दिल्ली के पास अपनी पुलिस भी नहीं है, लोक व्यवस्था और भूमि भी नहीं है। संसद दिल्ली से संबंधित राज्य और समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकती है। GNCTD अधिनियम, तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम इसका फुल फॉर्म है। 1991 के तहत दिल्ली विधानसभा और दिल्ली सरकार के कामकाज के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। यहाँ पर देखेंगे दिल्ली सरकार के प्रशासन का विकास, तो 1951 जो कि भाग सी के राज्य बनाया गया। फिर 1952 में निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा का सृजन किया गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत दिल्ली को यूटी का दर्जा दिया गया था। कब दिया था? 1956 में। और फिर 1966 में क्या हुआ था? तो दिल्ली को सीमित प्रतिनिधि सरकार प्रदान करने के लिए दिल्ली प्रशासनिक अधिनियम पारित किया गया था। 1991 में 69वां संविधान संशोधन करके GNCTD अधिनियम 1991 में पारित किए गए थे। इसके बाद 2021 में क्या हुआ? तो GNCTD संशोधन अधिनियम 2021 पारित किया गया। नेक्स्ट अब है प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? सुर्खियों में क्यों है प्रिवेंटिव डिटेंशन? आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे 22 में ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में कहा गया है, 22(1), 22(2) में। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध का केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उपयोग किया जाना चाहिए। अब क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ क्या है? तो अपराध करने से पहले ही किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेना जो कानून और व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है। और ऐसा व्यक्ति अभी तक कोई अपराध नहीं किया होता है, लेकिन प्राधिकारियों को लगता है कि वह ऐसा कर सकता है। तो ऐसे में व्यक्ति द्वारा भविष्य में किसी अपराध को अंजाम देने से रोकने हेतु उसे डिटेन या गिरफ्तार किया जाता है। तो देखिए, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जब होना था 370 हटाना था, तो वहाँ पे महबूबा मुफ्ती और भी जो उनके नेता थे, तो उन लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब कि उन्हीं के घर में उनको बंद कर दिया गया था। और सारे कनेक्शन अगल बगल से जो भी कनेक्शन उनके थे, संचार, दूरसंचार और फोन, टेलीफोन, वो सब कुछ काट दिया गया था। बस उन्हीं के घर में उनको रखा गया था। इसके तहत व्यक्ति को बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत में रखा जाता है। भारत का संविधान अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत इस गिरफ्तारी को हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों के तहत गिरफ्तारी या हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर संविधान के ये प्रावधान लागू नहीं होते। अनुच्छेद 22 का 3, संसद को भारत की रक्षा, विदेशी मामलों और सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी कानून बनाने का अनन्य प्राधिकार प्राप्त है। राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखने तथा आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव से संबंधित मामलों के लिए संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल की भी कानून बना सकता है। निम्नलिखित कुछ कानून है जिनमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधान किए गए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम आदि। अब देखिए यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधित संवैधानिक प्रावधान। तो अनुच्छेद 22(1), किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दिए बिना उसे कस्टडी में रखकर डिटेन नहीं किया जा सकता या अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने या बचाव कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन वही 22(2) में क्या कर रहा है? तो प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है या कस्टडी में रखकर डिटेन किया गया है, उसे ऐसी गिरफ्तारी की 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। तो यहाँ वकील रखने की स्वतंत्रता दिया गया है। और यहाँ 22 के 2 में क्या कह रहा है कि 24 घंटे, जब किसी गिरफ्तार किया है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करो। और 22 के 3 में क्या कह रहा है? तो उपयुक्त 2 खंड उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जो उस समय भारत के किसी शत्रु देश का नागरिक है या जिसे किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत गिरफ्तार या डिटेन किया गया है। 22 का 4 क्या कर रहा है? तो किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए डिटेन नहीं किया जाता है। मतलब जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, उसको 3 महीने से अवधि तक नहीं किया गया है। हालांकि इसमें कहा भी गया है कि सलाहकार बोर्ड यह पुष्टि कर दे कि इस तरह के डिटेंशन के लिए पर्याप्त कारण मौजूद है, तो किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक के लिए भी डिटेन किया गया था, जैसे कि जम्मू कश्मीर में किया गया था, 3 महीने ज्यादा हुआ था ना। उसके बाद 22 का 7 भी देखिए, तो किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना 3 महीने से अधिक समय के लिए डिटेन किया जा सकता है, और यदि संसद कानून द्वारा यह प्रावधान करती है कि
ऐसे डिटेंशन की अधिकतम अवधि कितनी होगी तथा परिस्थितियां, व्यक्तियों के वर्ग और ऐसे मामले जिन पर ऐसा कानून लागू हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन के संबंध में कोर्ट मुख्य निर्णय क्या दिए हैं। तो AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम को स्वीकृत कर दी थी। सिब्बन लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत डिटेन करने की वास्तविकता या डिटेन करने के लिए कोर्ट में पेश तथ्यों की जांच करने में सक्षम नहीं है। फिर नेक्स्ट कहा था शंभुनाथ शंकर बनाम पश्चिम बंगाल राज्यवाद में कहा था कि हालांकि प्रिवेंटिव डिटेंशन की अवधारणा अपने आप में कठोर है और संविधान में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, लेकिन कभी-कभी देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा इस तरह के अत्यधिक कठोर कदम उठाने आवश्यक होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पांचवा आता है, क्या है? व्यक्तित्व अधिकार, पर्सनालिटी राइट्स। क्या ये है? तो क्यों सुर्खियों में है, पढ़िए इसको। तो ये हाल ही में है, दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक प्रसिद्ध अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों को किसी तीसरे पक्ष द्वारा दुरुपयोग किए जाने से संरक्षण प्रदान किया है। व्यक्तित्व अधिकार के बारे में क्या है? तो व्यक्तित्व अधिकार से तात्पर्य किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार या संपत्ति के अधिकार के तहत उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने के अधिकार से है। व्यक्तित्व अधिकार नाम, आवाज, हस्ताक्षर या छवियों या जनता द्वारा आसानी से पहचानी जाने वाली किसी अन्य विशेषता को व्यक्त करते हैं जो किसी सेलिब्रिटी आदि के व्यक्तित्व का प्रतीक है। भारत में व्यक्तित्व अधिकार, देश में व्यक्तित्व अधिकार या उसके संरक्षण का किसी भी कानून में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, हालांकि निजता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार में इसके तत्व विद्यमान हैं। भारत में व्यक्तित्व अधिकार में निम्नलिखित दो प्रकार के अधिकार शामिल हैं। पब्लिसिटी का अधिकार यानी राइट ऑफ पब्लिसिटी, यह किसी व्यक्ति की छवि एवं अन्य विशेषताओं को बिना किसी अनुमति या संविदात्मक मुआवजे के व्यावसायिक रूप से दुरुपयोग होने से बचाने के अधिकार से संबंधित है। यह ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, कॉपीराइट अधिनियम 1957 जैसे कानूनों द्वारा शासित होता है। निजता का अधिकार क्या है? तो इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बिना उसकी अनुमति के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करने का अधिकार शामिल है। निजता का अधिकार मोटे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 और न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त मामले 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के तहत शासित होता है। मरणोपरांत व्यक्तित्व का अधिकार क्या है? तो प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग का रोकथाम अधिनियम 1950, यह कानून इस अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ गणमान्य व्यक्तियों के नामों और प्रतीकों के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाता है। भारतीय दंड संहिता, यदि कोई व्यक्ति किसी मृतक या उसके परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करता है या अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करता है तो भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के तहत व्यक्तित्व अधिकार, वर्तमान में पब्लिसिटी के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित कोई स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय या संधि नहीं है। हालांकि पब्लिसिटी संबंधी कुछ अधिकार निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों से प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे रोम अभिसमय 1961, यह कलाकारों के अधिकारों, फोनोग्राम प्रोड्यूसर के अधिकारों और प्रसारण अधिकारों की रक्षा करता है। बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यायाम संबंधी पहलू, ट्रिप्स समझौता 1994, यह समझौता फोनोग्राफ प्रोड्यूसर व लाइव प्रदर्शन करने वालों के कुछ अधिकारों और प्रसारण के अधिकारों की रक्षा करता है। WIPO यानी WIPO प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि, यह संधि विशेष रूप से डिजिटल परिवेश में कलाकारों और फोनोग्राम प्रोड्यूसर के अधिकारों की रक्षा करता है। व्यक्तित्व अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है, तो ये अमेंड किया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के अधिकार के अलावा वंचित नहीं किया जाएगा। तो देखिए 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? जब इमरजेंसी लगा था 1976 के बाद, सरकार बना था 1978 में मोरारजी देसाई का, तो उसमें प्रधानमंत्री थे। तो 1978 में लगाए थे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। तो उस समय कांग्रेस के जितने भी लोग थे सभी लोग हार गए थे, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उन लोगों ने और खूब नारेबाजी किया कि संपत्ति का अधिकार सरकार ने हड़प लिया है, आपकी संपत्ति को जब्त कर लिया है। और बताइए इसी चक्कर में सरकार उस समय
उनकी सरकार गिर गई और वो हार भी गई चुनाव। तो 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार बनी, जो कि ये 44 संशोधन द्वारा हटाया गया संपत्ति का अधिकार। मान लीजिए वो कहानी थी, लेकिन ये सत्य है, ऐसा हुआ था। तो व्यक्तित्व अधिकारों से व्यक्तित्व अधिकारों से संबंधित न्यायिक निर्णय क्या है ये? तो दीपा जयकुमार बनाम A.L. विजय वाद 2019। मद्रास हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उसके व्यक्तित्व अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा उस व्यक्ति के व्यक्तित्व अधिकार उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत में नहीं मिल सकते हैं। साक्षी मलिक बनाम वेंकटेश्वर क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड और अन्य वाद 2021। बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी अन्य व्यक्ति की छवि और विशेष रूप से उसकी निजी छवि का उसकी सहमति के बिना उपयोग करना गैर कानूनी होगा। अब देखिए हेट स्पीच के बारे में क्या है, क्यों सुर्खियों में है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हितधारकों से हेट स्पीच की समस्या का अस्थायी समाधान खोजने के लिए आपस में सहयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया। हेट स्पीच के बारे में जानिए। हेट स्पीच को भारत के किसी भी कानून के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। हेट स्पीच आमतौर पर व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ घृणा को बढ़ाने वाला वक्तव्य होता है। हेट स्पीच को अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इन रूपों में चित्र, कार्टून, मीम्स, वस्तुएं, हाव भाव और प्रतीक चिन्ह शामिल है। इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से प्रसारित किया जा सकता है। भारत में हेट स्पीच को नियंत्रित करने वाले कानून। संवैधानिक प्रावधान। संविधान का अनुच्छेद 19(2) सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि इस अधिकार पर अन्य बातों के साथ साथ लोक व्यवस्था, सदाचार या नैतिकता के संरक्षण हेतु युक्त निबंधन लगाए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 196(1) धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विविध समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने को दंडित करती है। धारा 299 किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के लिए दंड को परिभाषित करती है। धारा 353(1) और 353(2) के विभिन्न वर्गों के बीच लोक हानि या शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने वाले किसी भी कथन, अफवाह या रिपोर्ट के प्रकाशन या प्रसार के कार्य को दंडित करती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 क्या यह है? तो अधिनियम की धारा 8 ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करती है जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का गलत उपयोग करने का दोषी पाया जाता है। धारा 123(3)(a) और धारा 125 निर्वाचन के संबंध में धर्म, मूल वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता फैलाने वाली गतिविधियों को एक भ्रष्ट चुनावी आचरण मानती है। साथ ही इन गतिविधियों को प्रतिबंधित भी करती है। तो देखिए इस आधार पे धर्म हो गया, मूल वंश, जाति या समुदाय, ऐसे पे भाषण नहीं देना है। अगर कोई ऐसा भाषण दिया जाता है तो वो हेट स्पीच के अंतर्गत आता है। चुनाव लड़ने से चुनाव आयोग मना भी कर सकता है। उसके बाद आता है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। धारा 7 के तहत कहे गए या लिखे गए शब्दों के माध्यम से या संकेतों या तस्वीरों द्वारा या अन्यथा अस्पृश्यता को उकसाने और उसे बढ़ावा देने के विरुद्ध दंड का प्रावधान करती है। धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988। धारा 3(g) धार्मिक संस्थानों या उनके प्रबंधकों को विविध धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य या नफरत को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक परिसरों का उपयोग करने से रोकती है। नेक्स्ट है उपासना स्थल अधिनियम 1991। क्यों सुर्खियों में है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह उपासना स्थल अधिनियम के तहत विवादित धार्मिक स्थलों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने से अन्य अदालतों को रोकने का आदेश नहीं दे सकता। उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 क्या है? तो यह अधिनियम घोषित करता है कि किसी भी उपासना स्थल या उपासना स्थल का धार्मिक चरित्र वही रहेगा जो 15 अगस्त 1947 को था। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल को किसी भी अलग संप्रदाय या उसके किसी दूसरे वर्ग में परिवर्तित नहीं करेगा। यह अधिनियम राज्य पर प्रत्येक उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने जैसा कि स्वतंत्रता के समय मौजूद था का सकारात्मक दायित्व भी डालता है। यह घोषणा करता है कि उपासना स्थल के स्वरूप को परिवर्तित करने के संबंध में सभी मुकदमे, अपील या कोई अन्य कार्रवाई जो 15 अगस्त 1947 को किसी भी अदालत या प्राधिकरण के समक्ष लंबित कानून लागू होते ही समाप्त हो जाएंगे। अधिनियम के अपवाद क्या है? तो अयोध्या में विवादित स्थल को इस अधिनियम से छूट दी गई थी। इसके अलावा यह अधिनियम प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले स्मारकों व
पुरातत्वीय स्थलों पर लागू नहीं होता। कोई भी विवाद जिसका अंतिम रूप से निपटारा या निस्तारण हो गया हो, वे मामले भी इसमें शामिल नहीं हैं जो पहले ही निपट चुके हैं या सुलझ गए हैं। ऐसे किसी स्थल का कोई रूपांतरण जिसे पूर्व रजामंदी से किया गया हो, यह भी अधिनियम के दायरे में नहीं आएगा। जुर्माना अधिनियम की धारा 6 में इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ अधिकतम 3 साल की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। 8वां देखिए, अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां क्या है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची, उड़ीसा मंत्रिमंडल ने संविधान की 8वीं अनुसूची में कोई भाषा को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो देखिए, कोई भाषा कहाँ की है? उड़ीसा में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इसमें देश की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान में कितने भाषा है? तो 22 हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, सूचीबद्ध थी, बाकी भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। तो सिंधी भाषा को 1967 में, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को 1992 में 71वां संविधान संशोधन था। इसमें इस सूची में शामिल किया गया। साथ ही 2003 में 92 संविधान संशोधन किया गया था। तो देखिए, पहले ये 1967 में 21वां हुआ था और फिर 71 हुआ था। 21 और 71 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 92। याद करने का तरीका है। तो 92 संविधान संशोधन में जोड़ा गया था संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो। तो देखिए, अगर आपको भारतीय भाषा उसको याद कर लीजिए, बहुत आसान होता है। जैसे कि कश्मीरी होता है, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और संथाली, डोगरी, मैथिली, संथाली और एक यहाँ पे 19 में सिंधी था, पहला ही था। तो 22 भाषा ऐसे हैं। ठीक है। किसी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए लाभ क्या है? तो भाषा के विकास के लिए सरकार से सहयोग प्राप्त होता है और साहित्य अकादमी से मान्यता मिलती है। साथ ही इस भाषा की पुस्तकों का व्यापक स्तर पर अनुवाद किया जाता है। राज्य विधानसभा और संसद में बहस के दौरान इसका उपयोग किया जा सकता है और अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका उपयोग किया जा सकता है। आरबीआई द्वारा भारतीय नोटों पर अंकित भाषाओं में इसे भी शामिल कर लिया जाता है। संविधान की 9वीं अनुसूची क्या है? तो इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 31 भी जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में शामिल केंद्रीय और राज्य कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आई.आर. कोएल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 मामले में फैसला सुनाया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा यानी पुनर्लोकन की जा सकती है। इस प्रकार के कानूनों को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है यदि वे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत मूल अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं। चुप रहने का अधिकार देखिए क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी आरोपियों को चुप रहने का अधिकार है और जांचकर्ता उन्हें बोलने या अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। चुप रहने का अधिकार अनुच्छेद 20(3) में है। देखिए, क्वेश्चन पूछा भी है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। दंडिक अधिकार ही होता है। चुप रहने का अधिकार क्या? चुप यानी मौन रहने का अधिकार है। तो 20(3) में है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी अपने खिलाफ साक्षी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हालांकि यह संरक्षण केवल आपराधिक कार्रवाई तक ही सीमित है। जिस व्यक्ति से सीमा शुल्क अधिनियम 1962 या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत पूछताछ की जा रही हो, उसे यह अधिकार उपलब्ध नहीं है। इसका कारण यह है कि वह व्यक्ति किसी अपराध के अभियुक्त नहीं होता और वह वकील रखने का हकदार भी नहीं है। नंदनी सप्तथी बनाम पीएल दानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर किसी सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन हो सकता है। निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम 2020 को रद्द किया। गौरतलब है कि इस अधिनियम के तहत निजी क्षेत्र में 30,000 रुपए से कम मासिक वेतन वाली नौकरियों में हरियाणा के स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण किया गया था। हाईकोर्ट ने इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है। न्यायालय के अनुसार यह अधिनियम भारत के संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि यह अधिनियम संवैधानिक नैतिकता का भी उल्लंघन करता है। संवैधानिक नैतिकता का तात्पर्य संविधान के मौलिक सिद्धांतों के पालन से है। न्यायालय ने कहा कि एक राज्य इस तथ्य के आधार पर बाहरी व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता कि वे उस राज्य से संबंधित नहीं है। यह नकारात्मक भेदभाव है। आंध्र प्रदेश 2019 जैसे कुछ अन्य राज्यों ने भी इसी तरह के कानून बनाए थे।
अफर्मेटिव एक्शन क्या है? तो ये अफर्मेटिव एक्शन किससे तात्पर्य सकारात्मक कार्रवाई पक्षपात से है। इसे अमेरिका में कुछ विशेष पहचान वाले व्यक्तियों के खिलाफ पक्षपात के ऐतिहासिक प्रति रूप से निपटने के लिए उपयोग में लाया गया था। इसके तहत अमेरिका के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अश्वेत, हिस्पैनिक तथा अन्य अल्पसंख्यक छात्रों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाता है। भारत में आरक्षण तो अफर्मेटिव एक्शन का एक उदाहरण है। इसके माध्यम से ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों का शिक्षा, नौकरियों, सरकारी योजनाओं और छात्रवृत्ति राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) सरकार को आरक्षण से संबंधित प्रावधान करने की अनुमति देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनीवाद में रोजगार एवं शिक्षा दोनों में ओबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा तय की थी। रंगनाथ मिश्रा आयोग के बारे में क्या है? इसे आधिकारिक तौर पर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग के रूप में जाना जाता है। इसका गठन देश में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित अलग अलग मुद्दों को रेखांकित करने के लिए किया गया था। आयोग की रिपोर्ट 2007 में यह सिफारिश की गई थी कि अनुसूचित जाति की दर्जा पूरी तरह से धर्म से अलग कर देना चाहिए। साथ ही इसे अनुसूचित जनजातियों की तरह तटस्थ बनाया जाना चाहिए। इसने इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त करने की अनुमति देने की सिफारिश की थी। अनुच्छेद 355 क्या है? देखिए 355 संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 के तहत निहित आपातकालीन संबंधित प्रावधानों का एक हिस्सा है। अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। मतलब अगर कोई मान लीजिए यूपी में, एमपी में, मध्य प्रदेश और राजस्थान, महाराष्ट्र, मतलब किसी भी राज्य में कोई भी आक्रमण होता है, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति कुछ भी होता है, तो यह उसका कर्तव्य है कि वो उसका रक्षा करे। ठीक है, ये 355 के अंतर्गत होता है। साथ ही संघ का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। मतलब संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं, तो इसका प्रावधान किसके अंतर्गत है? तो ये किसका राज्य का संघ का कर्तव्य है, यानी केंद्र सरकार। पैदल चलने का अधिकार, राइट टू वॉक। पंजाब पैदल चलने के अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो अगर पैदल चलने का अधिकार दिया गया है तो ये अधिकार भी है। यह अधिकार NHAI सहित सड़क स्वामित्व वाली सभी एजेंसियों के लिए सड़क पर फुटपाथ और साइकिल ट्रैक की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य बनाता है। तो चलिए देखिए, हम लोग एक टॉपिक खत्म किए जिसमें कि कुछ 8 टॉपिक थे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली। ठीक है, उसमें अभिशाप प्रस्ताव वगैरह सब भी है, तो बहुत जल्दी अभिशाप प्रस्ताव देखा जाएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इसको देखिए और पढ़िए। मेरा तो रिवीजन हो रहा है, आप लोग अपना भी करिए रिवीजन को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें बहुत सारे टेस्ट भी लगाएंगे यूपीएससी के लिए। टेस्ट लगातार आ रहा है, तो आप लोग भी टेस्ट दीजिए, देखिए कितने नंबर आते हैं। थैंक यू सो मच।